इस कारण जो है प्रतियोगिता में विलम्ब हो रहा है। और क्योंकि वहाँ के बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं तो उनके लिए भी रुकना आवश्यक है। आप सभी को जो है मैं यह अवगत कराता हूँ कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत यहाँ पे जनपद स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले ये प्रतियोगिता है, ये विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती है और विद्यालय स्तर पर जो प्रथम स्थान प्राप्त टीम है उसके द्वारा विकासखंड स्तर पर प्रतिभा किया जाता है। और विकासखंड स्तर पर जिस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया होगा आज वो जनपद स्तर पर जो है यहाँ पर प्रतिभा करेगी। और यहाँ जनपद स्तर पर जो टीम प्रथम स्थान प्राप्त करेगी तो उसके द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए जो है अलग अलग जो सेट हैं वो हमारे निर्णायक मंडल के द्वारा बनाए गए हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा यहाँ पर हमारे दसोली ब्लॉक के ब्लॉक समन्वयक श्री ओम प्रकाश रोहित जी से कि वो मंच पर आएंगे और आपको जो है इस प्रतियोगिता के बारे में, आज की प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से चरण हैं और किस प्रकार से इसे आयोजित किया जाना है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में मंचासीन समस्त विद्वान गुरुजन और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी सर ने आपको अवगत कराया है कि इस प्रतियोगिता में किस किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहला जो चरण आपका हो रहा है जिसमें एलिमिनेशन राउंड हमने उसको नाम दिया है। कुल हमारे पास जनपद में आपका जो स्कोरिंग होगा वो इंडिविजुअल ना होकर के आप एज ए टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तीनों बच्चों के जो अंक होंगे उस आधार पर प्रथम 6 जो टीमें होंगी वो अगले चक्र में, अगले राउंड में प्रवेश करेंगी। इसमें 30 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं और 30 प्रश्नों में आपने सर्वाधिक सही जवाब देने वाली जो 6 टीमें होंगी वो अगले राउंड में प्रवेश करेंगी। इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे और उसके जवाब वो 5-5 नंबर के हैं। टोटल 25 मार्क्स का ये होगा एक टीम के लिए। राउंड सेकंड जो होगा इसमें विजुअल राउंड होगा जिसमें आपको यहाँ पे इंडियन और फॉरेन साइंटिस्ट का या उनकी कुछ खोजें हैं या उनकी तस्वीर आपको देगा। और जो टीम सबसे पहले 6 टीमों में हाथ खड़ा करेगी उसको पहले यहाँ पे अवसर दिया जाएगा वो उस प्रश्न का जवाब दे। इस तरह से बच्चों ये आज की प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होनी है। जितने भी बच्चे इस हॉल में बैठे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत भी है, अभिनंदन भी है और अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं कि आप सभी इस प्रतियोगिता में अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं। और इस में जो है अभी थोड़ा एक टीम हमारी पोखरी से आ रही है, बहुत दूरस्थ विद्यालय की टीम है, रास्ते में है। वो जब तक पहुंचते हैं तब तक बैच अलंकरण जो सदैव से परंपरा रही है। तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री बिस्सी से आग्रह करूंगा सर आप भी मंच पर आसन ग्रहण करें। एक ब्लॉक वाइज बच्चों का नाम यहाँ पे निकालेंगे। बच्चे आगे आए हैं। आपको रोल नंबर दिया जाएगा और रोल नंबर वाइज आपको बैठना होगा और एक साथ आप नहीं बैठेंगे। एक ब्लॉक के तीनों बच्चे एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम इसके बाद आगे पहले बैच अलंकरण का काम चल रहा है। स्तर पर प्रतिभा करें। एमसीक्यू टाइप और एक टीम में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के कुल मार्क्स का योग होगा। तो आपकी टीम के जो टोटल मार्क्स आएंगे आपको टॉप 6 में आना होगा। वो टीमें आगे के राउंड के लिए प्रवेश करेंगी। आगे यह प्रतियोगिता 5 राउंडों में संपादित की जाएगी, जिसके लिए पहला एमसीक्यू राउंड। एमसीक्यू राउंड में प्रत्येक टीम के लिए 5 एमसीक्यू प्रश्न रखे जाएंगे जो आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो। उसके बाद सेकेंड राउंड आपका विजुअल राउंड होगा। विजुअल राउंड में आपको 3 प्रश्न, 3 पिक्चर्स, वो आपकी कोई एनिमल हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई साइंस का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई कंप्यूटर का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसकी पहचान करनी है। किसी भी इंट्रा डिसिप्लिनरी टॉपिक पर आधारित हो सकती है। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपको 10 प्रश्नों का जवाब 1 मिनट में देना होगा। रैपिड फायर राउंड की एक मुख्य विशेषता है, जैसे कुछ बच्चे इसमें पहले भी खेले होंगे रैपिड फायर राउंड को, यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो आपको पास होना है।
क्योंकि 1 मिनट में ही आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप पास नहीं बोलेंगे तो आपका समय खत्म होगा, आपको तब तक अगला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो विशेष राउंड जो निर्णायक राउंड होते हैं इस प्रतियोगिता के, वो रैपिड फायर राउंड और बजर राउंड होते हैं। तो रैपिड फायर में 6 टीमों के लिए 10-10 प्रश्न 1-1 मिनट में, प्रत्येक टीम 1 मिनट में 10 प्रश्नों का जवाब देगी। यदि वो टीम पास नहीं बोलती है तो आपको प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आविष्कार अभियान के तहत आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो पूरे ब्लॉक से हमारे जितने भी चयनित बच्चे हैं, आप सब प्रतिभावान बच्चे हैं और अपने ब्लॉक से आप यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित रूप से आप में बहुत अधिक प्रतिभा है। एक पूरे ब्लॉक को छोड़ करके आपकी टीम यहाँ पर आई है, तो सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और टोपी में जो व्हाइट टोपी है उसमें आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। पहला परफॉर्मेंस में आप बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे जो एलिमिनेशन राउंड है, क्योंकि 2 मिनट बाद अभी आप अपनी आंखें बंद रखें, ध्यान से सोचें। और टीम गेम है, ये एलिमिनेशन राउंड टीम है, तो प्रत्येक बच्चे का परफॉर्मेंस सबको 90 मार्क्स है। 90 में से जो फर्स्ट 6 टीमें होंगी जिनकी मेरिट आगे रहेंगी वो ही हमारे सेकंड राउंड में जाएंगी, जिसको मेन क्विज राउंड बोलेंगे। तो सारे बच्चे अपने आंखें बंद रखें। ब्लॉक लेवल में आपका जो क्विज हुआ है उसको ध्यान रखें, प्रश्नों को याद करें और शांतपूर्ण माहौल से आप शांति से बैठे रहें, बिल्कुल शांति से बैठे रहें। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान करें और अपना आत्मविश्वास करें, ईश्वर का ध्यान करें, सब शांति से बैठे रहें। हमारे निर्णायक भी तय किए गए हैं। निर्णायक प्रथम श्रीमती ज्योति नेगी, जिला समन्वयक ये मैम पहले निर्णायक है इसमें। द्वितीय जो निर्णायक हैं हिमांशु थपलियाल प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज दुर्गम। और तृतीय जो निर्णायक हैं वो हैं श्री दीवान सिंह नेगी जी, JC वार्ड देवलधार। और टाइम कीपर में अभी मिल ले रहे ना, टाइम कीपिंग हम कर देंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा और आप लोग अपने ज्ञान की परख करने के इस राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के इस आयोजन में खुद को सम्मिलित कर पाएंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अगले चरण के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करेंगे। किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी परीक्षा या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए हमें एक शांत मन की आवश्यकता होती है। तो अभी आप लोगों के पास जो कुछ क्षणों का समय, कुछ क्षण बचे हुए हैं, कुछ समय बचा हुआ है, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें, जिससे आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपनी एकाग्रता अपने प्रश्न पत्र पर बना सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रतियोगिता है आपके स्मृति स्तर से भी संबंधित है और हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें हमारे माइंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब परीक्षा में आप जाते हैं और कोई प्रश्न आपको आता है तो कई बार कई बच्चे परीक्षा के अंदर उस प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से मिलकर बना हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो हमारी पावर है, कई बार हम उसको उपयोग नहीं कर पाते। तो उसमें हमारे मन की जो अवस्थाएं होती हैं वो विचारों की संख्या पर निर्भर करता है। और एक सामान्य अवस्था जिसे हम बीटा स्टेट कहते हैं, जो हम जी रहे होते हैं नॉर्मली, बहुत अधिक विचार हमारे मन में आ रहे होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के मन में एक दिन में लगभग 60,000 से अधिक विचार आते हैं और अगले दिन वही विचार दोबारा से रिपीट होते हैं। 80% विचार फिर से वही आते हैं। तो अक्सर हमारा मन जो है उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं मेमोरीज को रिपीट करता रहता है और जिन चीजों को हम रिपीट करते हैं वो धीरे धीरे एक पैटर्निंग होकर के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और बाद में उसके लिए हमें उन चीजों को याद करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपने विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, इसको आपने कभी याद नहीं किया, बना लेता है,
जिसे हम सक्सेस का सर्किट कहते हैं। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से यूज करें तो किसी भी तरीके की चीजों को आप याद भी कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी आपको मन की अवस्थाओं की बात की, जो हम नॉर्मली बीटा स्टेट में रहते हैं, तो बीटा स्टेट में हम केवल कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं, हमारा 95% माइंड उस वक्त उपयोग नहीं हो पा रहा। तो उस 95% दिमाग में सब कुछ स्टोर है जिसे हम मेमोरी कह रहे हैं। लेकिन उस तक हम कब पहुंचेंगे? जब हम अल्फा स्टेट में आते हैं। हमारे मन की अल्फा स्टेट वो है जब 1 सेकंड में हमारे 4 से 7 विचार हमारे मन में आते हैं पर सेकंड। नॉर्मल अवस्थाओं में हम देखते हैं लगभग 14 विचार पर सेकंड हमारे मन में आते हैं। तो वो विचारों की श्रृंखला को हम जितना कम करते हैं उतना हम सबकॉन्शियस माइंड के नजदीक पहुंचते हैं और उतनी हमारी मेमोरी शार्प होती जाती है। तो वो आपका मन शांत हो, एकाग्र हो, और वो कब होगा? जब आप गहरी सांसें लेंगे और अपने मन को ऑब्जर्व करेंगे कि आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं। और जब आप विचारों को अटेंशन देते हैं तो धीरे धीरे नए विचार आने लगते हैं। और कुछ समय के बाद जब आप उनको दृष्टा के भाव से देखते हैं, यानी आप अपने को विचार में इन्वॉल्व नहीं करते, आपको लगता है कि मैं अपने मन को चेक कर रहा हूं कि मेरे मन में क्या थॉट आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो थॉट खुद गायब होने लगता है। और इसी कार्य को, इसी प्रैक्टिस को जब आप लगातार करते हैं तो इसी को हम ध्यान भी कहते हैं, खत्म हो जाते हैं। वैसे हमारे मन में जितने ज्यादा विचार होते हैं वो हमारी ऊर्जा का उतना ज्यादा ड्रेन करते हैं। तो आप जब अपने विचारों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, सभी दिशाओं में आपकी ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। तो आप लोग गहरी सांस लें, उसको होल्ड करें और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। ये प्रक्रिया आपको अल्फा स्टेट में ले जाएगी। और अल्फा स्टेट के बारे में मैंने आपको, ऐसे हमारा मन है, अगर इसे आप शांत रखेंगे तो आपने आज से 10 साल पहले भी जो चीज़ पढ़ी होगी वो आपको एकदम से याद आ जाएगी। अगर आप अपने भीतर फियर, डर को महसूस करते हैं, घबराहट को महसूस करते हैं, तो अक्सर जो आपने कल पढ़ा होगा उसको भी आप कई बार भूल जाएंगे। भूलेंगे का मतलब है कि आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में तो है, आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहेगी, लेकिन वो आपको बाहर जाके याद आएगी, घर जाके याद आएगी, जब आप एकदम रिलैक्स स्थिति में आएंगे। इसलिए जब भी आप परीक्षाएं दें, किसी भी तरीके के कार्य को करें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें, तो सबसे पहले अपने मन को शांत स्थिति में लेकर के आए। और जब हम मन की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, ब्रेन एंड माइंड, दो कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। ब्रेन तो एक ऑर्गन हमारी बॉडी का है, और जब उसको हम एक्सेस करते हैं तो वो हमारे मन के रूप में उपयोग होता है। और मन केवल ब्रेन में नहीं है, मन हमारी पूरी बॉडी के अंदर करने का प्रयास करें, उसको बंद करने का प्रयास करें। एक्सटर्नल डेटा न लेते हुए जो डेटा आपके पास पहले से मौजूद है उसको आप मैक्सिमम उपयोग कर पाएं। उसके लिए आपको अल्फा स्टेट में जाने की आवश्यकता है। तो आप गहरी सांसें लेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे, उसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर मुंह से उसे बहुत धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। ठीक है? तो मैं ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा करवाऊंगा, उसके बाद आप करें, छोड़ें और फिर अपने पेपर में अपना नाम लिख कर लिखें। उसको शुरू करेंगे। 30 मिनट का समय है, 12:40 तक का टाइम है। अगर सब पहले कर रहे हैं तो ले लीजिए। अगर सभी बच्चों का पहले हो जाता है तो हम पहले भी से जमा कर देंगे। बिल्कुल शांत होकर के इसे करें, अपने प्रश्न पत्र पर अपना ध्यान लगाएं और 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट से पहले एक प्रश्न के 2 विकल्पों पे अगर आप टिक करते हो तो 0 नंबर आ जाएगा।
एक का एक कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। पर देंगे सभी गुर्जर हो गया सभी बच्चों का हो गया। क्या मुझे लग रहा सेकंड रो में इस लाइन में सेकंड हो गया बेटा आपका। आप कीजिए कोई जिनके हो चुके हैं जमा कर दें। रिजवी कर रहे हैं, इधर हाजी कर रहे हैं। हो गया जो बच्चा कर रहा है थोड़ा आप देख लें कि आपके अपने विद्यालय का ना हो। दो का उत्तर सही विकल्प है डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 सी एसिटिलीन। इसको पूरे को रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है विकल्प सी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर इज अगेन सी। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा सी ऑप्शन। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 सही उत्तर है डी 1972। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर इज अगेन डी। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है विकल्प डी एडवर्ड जेनर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है विकल्प बी कोलिन काइमा। क्वेश्चन नंबर 16 राइट ऑप्शन इज ए। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 17 राइट ऑप्शन इज बी। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है विकल्प बी प्रोटो। क्वेश्चन नंबर 18 राइट ऑप्शन इज सी। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है विकल्प सी वन्य जीव संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 राइट ऑप्शन इज ए
प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है विकल्प ए, टिम बर्नर्स ली। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर इज सी, ऑप्शन ली एंड फ्रियोंग। 20 का सॉरी तीन सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22, राइट ऑप्शन इज बी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है विकल्प बी 26। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है विकल्प बी 48, 48। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है विकल्प बी 1100। प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर है अगेन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 29, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर बी कुरियन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें सीट में चला देने वाला नंबर टीम का योग आ जाएगा। पास पहुंचा है, उसी में बच्चे का नाम है, उसके आगे आप तीनों बच्चों के पहले तो एक चीज करना पड़ेगा कि सर कॉपियां कलर रहेगी। हाँ हाँ नंबर चला देंगे, इन्होंने चला दिए हैं। और ये है पीछे सीट पे चलवा दीजिए, पिछले जी नंबर चला रहे हैं, कितने कॉपी के मार्क्स से सर ये है 11/20 और दूसरा है सर क्या है पोखरी कहाँ से नाम बाकी तो सर आपको नाम ब्लॉक है टीम जोशीमठ, टीम पोखरी, टीम नंदानगर, टीम खड़दिया और टीम देवाल। ये टीमें 6 टीमें हैं जो इन हो गई हैं। एक टीम दुर्भाग्यवश थोड़ा नियमों की जानकारी नहीं थी शायद विकासखंड स्तर पे उठा ली टीम को, क्योंकि विगत वर्ष हम जब सीमांत वाला भी यहाँ पर कर रहे थे राज्य स्तर का, उसमें डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से ऐसी टीम यहाँ पर आ गई थी कि 3 अलग जो है ये स्कूल लेवल से शुरू हो रहा है और स्कूल में आपका कंपटीशन हो रहा है। टॉप 3 जो हैं एक टीम, उसको हम आगे स्कूल से भेज रहे हैं ब्लॉक के लिए। ऐसे ही ब्लॉक जो है
जो टॉप टीम होगी ब्लॉक में वो डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजती है और डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा ही करता है। फिर हमारे सामने एक स्थिति है कि हम चलो बच्चों को देखते हुए हमने कहा बहुत दूर से आए हैं और वो बात संज्ञान में आ भी गई थी, तो हमने कहा मोरल डाउन नहीं करते बच्चों को, क्योंकि उनके पुरस्कार भी हैं वो भी हैं, तो उनको स्क्रीनिंग टेस्ट में बिठा दिया गया, लेकिन जो कि नियम के विरुद्ध था। तो थराली की टीम हम क्षमा चाहेंगे, आगे से आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप अपनी जो टीम यहाँ पर लेके आ रहे हैं वो स्कूल की टीम होगी, क्योंकि ब्लॉक में एक ही स्कूल कोई फर्स्ट आया होगा वही जनपद में प्रतिभाग करेगा। जनपद का भी वही नियम आगे, जो यहाँ पे फर्स्ट आएगा उसको हम आगे स्टेट के लिए भेजेंगे। आपको कॉल कर रहा हूँ, टीम जोशीमठ आगे आ जाए और अपनी टीम के कैप्टन को आगे भेज देंगे। सभी टीमें आगे आ जाएंगी, इधर आ जाओ, आप इधर आगे आ जाओ, कैप्टन आप आगे भेज देंगे। पीछे अपने लिए ताली बजा दे बच्चों एक बार। अभी तक सुबह से हम और आगे के लिए जो फर्स्ट 3 चक्र और तुरंत जो है अगला चरण जो है शुरू करने की कृपा करेंगे भाई जी। प्रतिभा किया, आपको भी आने वाले भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की प्रतियोगिता का पहला चरण बहुविकल्पीय प्रश्न राउंड। तो टीम ए, टीम बी, सी, डी, ई, एफ, आप सभी रेडी हैं? सभी रेडी? ओके, पहला राउंड एमसीक्यू राउंड टीम ए के साथ शुरू करेंगे। देवाल, टीम एफ नंदानगर। पहला राउंड वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। आपका टाइम शुरू। बोलिए सही जवाब। एसआई व्युत्पन्न मात्रा क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी सीमेंस, ऑप्शन डी सीवर्ट। ऑप्शन ए सही जवाब। टीम ए थर्ड क्वेश्चन, प्लेनेरिया किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए स्लेंड्रेटा, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी प्लेटिहेलमिंथी, ऑप्शन डी मोलस्का। आपका टाइम शुरू। 2 सेकंड से। रॉन्ग आंसर। आप लोग डिसाइड करें, उसके बाद ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। आपका टाइम शुरू। दो सेकेंड। गलत। ऑप्शन डी सही जवाब। ग्लासी फेराडे, ऑप्शन डी कोपरनिकस। आपका टाइम शुरू। सही जवाब। ऑप्शन सी ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। आपका टाइम शुरू। राइट आंसर। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर। आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन, लाइमस्टोन किस धातु? ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी कैल्शियम। ऑप्शन डी राइट आंसर। आपके लिए इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए फेराडे, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी न्यूटन। आपका टाइम शुरू। बी ऑप्शन राइट आंसर। टीम सी रेडी? ओके, आपके लिए प्रथम राउंड का टेक्नोलॉजी। आपका टाइम शुरू। ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी एनिलिडा, ऑप्शन डी कॉर्डेटा। आपका टाइम शुरू। रॉन्ग आंसर। फर्स्ट राउंड का फोर्थ क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पारा। पारा राइट आंसर।
आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी न्यूटन। आइंस्टाइन, राइट आंसर। टीम डी रेडी? आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों एवं हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन बी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी यूरोलॉजी। ऑर्थोपेडिक्स, राइट आंसर। प्रतिबल का एसआई व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी हर्ट्ज। पास्कल, राइट आंसर। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, चमगादड़ किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी कॉर्डेटा, ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी मोलस्का। आपका टाइम शुरू। कॉर्डेटा, राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पारा। लेड, राइट आंसर। आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, सौर मंडल का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। राइट आंसर। टीम ई रेडी? ओके। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए यूरोलॉजी, ऑप्शन बी रेडियोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। ओके, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से घनकोण का एसआई व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी स्टेरेडियन, ऑप्शन सी सीमेंस, ऑप्शन डी सीवाट। स्टेरेडियन, राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, जेलीफिश किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए कॉर्डेटा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी हेमिकॉर्डेटा, ऑप्शन डी सिलेंट्रेटा। मोलस्का, रॉन्ग आंसर। आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। टाइम शुरू। रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, विद्युत अपघटन, ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी न्यूटन। राइट आंसर। टीम एफ रेडी? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, हृदय का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए यूरोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी रेडियोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। ऑप्शन डी, राइट आंसर। क्वेश्चन 2, निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ल्यूमेन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी ओम। ऑप्शन बी, रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन 3, सिल्वर फिश किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी हेमिकॉर्डेटा, ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी पोरिफेरा। ऑप्शन ए, राइट आंसर। कोरंडम निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। रॉन्ग आंसर। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट राउंड का, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी आइंस्टाइन, सी केपलर, डी गैलीलियो। सी, राइट आंसर। पिक्चर आपने उसका नाम बताना है, ठीक है? ओके। टीम ए ऐसे निकालना होगा 10 सेकेंड, वीडियो बनानी है पूरी। मार्क्स 10-10, 30 नंबर का राउंड। टीम ए रेडी? प्रोजेक्टर। जीरो मार्क्स सर। आपके लिए विजुअल राउंड का सेकंड क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? टाइम शुरू। थर्ड क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए जीव का नाम क्या है?
आपका टाइम शुरू। टाइम आउट। सी एनीमोन। टीम बी विजुअल राउंड रेडी। ओके। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? रॉन्ग आंसर, रैम। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। टाइम 2 सेकेंड। एंड कैपेसिटर। डोडो पक्षी। टीम सी। टीम सी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? प्रोजेक्टर, राइट आंसर। टीम बी के लिए, टीम सी के लिए सेकंड क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? डायोड। थर्ड क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए जीव का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग, रॉन्ग आंसर। एमू। टीम डी फर्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? फ्लॉपी डिस्क, राइट आंसर। फ्लॉपी डिस्क। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? नो, रॉन्ग आंसर। ट्रायोड वाल्व। थर्ड क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए जीव का नाम क्या है? रॉन्ग आंसर, नेरिस। टीम ई फर्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? मदरबोर्ड, राइट आंसर। टीम ई सेकंड क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? रॉन्ग आंसर, ट्रांजिस्टर। लास्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए जीव का नाम क्या है? सील, रॉन्ग आंसर। प्लेटिपस। टीम एफ। टीम एफ के लिए पहला क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? एलएलबी, राइट आंसर। टीम एफ के लिए सेकंड क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? ओके, डिजिटल मल्टीमीटर, राइट आंसर। टीम एफ यानी इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए जीव का नाम क्या है? जेलीफिश, राइट आंसर। वेरी गुड। आपने सभी चित्रों का सही जवाब दिया। राउंड 2 के बाद नेगी सर स्कोर 50 और टीम एफ का स्कोर 60। 90। ओके।
एक बार फिर आप सभी के लीडर आगे आ जाएं। अब आपको थोड़ा सीट चेंज करनी होगी बेटा। सीट चेंज। एक दो कहाँ हैं? दो आप यहाँ हैं। एक ही। प्रतियोगिता के 2 राउंड समाप्त, अभी इसके 3 राउंड बाकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण राउंड है। इसके बाद आपका वीडियो राउंड होगा। एक इसमें आपको प्रत्येक टीम को 2 मिनट की एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी। उसके आधार पर आपको 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप बहुत, जिसका स्कोर बहुत कम है या मीडियम है, ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे हैं, अभी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी टीम अभी बहुत आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है। तो अब आपका वीडियो राउंड है, आपको 2 मिनट का वीडियो देखना है। उसके बाद आपको उस क्लिप के आधार पर 3 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है? टीम ए, आप इससे पहले कहाँ पे थे? आप किस विकासखंड की टीम है? ज्योतिर्मठ। सर ज्योतिर्मठ के लिए वीडियो। एक मिनट पहले क्लियर वो ब्लॉक वैसे रख देते हैं, मार्किंग उसी। हुई है। यहाँ के ब्लड वाटरफॉल्स, अजीबोगरीब जानवर, अंडरग्राउंड लेक्स और बर्फ के नीचे छुपे शहर, सब कुछ इतना रहस्यमय है कि इनका राज अब तक नहीं खुला। अंटार्कटिका में कोई भी इंसान नहीं रहता क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और बर्फ 1 mm बारिश होती है। फिर भी कई देश पिछले दिनों से अंटार्कटिका पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करना और न्यूजीलैंड भी अपनी अपनी जगह क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्लेम करने के पीछे क्या रीज़न है? बर्फ के इस लेयर के नीचे ऐसा क्या छुपा है? आज हम अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बर्फ के नीचे क्या राज है। अंटार्कटिका को किसने डिस्कवर किया, ये काफ़ी डिबेटेड टॉपिक है। ब्रिटिशर्स का कहना है कि उन्होंने पहली बार अंटार्कटिका डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ अपना कदम रखा। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी में सजेशन के पास रहते हैं 7th सेंचुरी में अंटार्कटिका तक पहुँचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र है जो ज़मीन के साउदर्न साइड पर है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिका सर्कल को क्रॉस करके अंटार्कटिका के करीब पहुंचा, लेकिन वो अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था जब उसने अपनी शिप को वापस ले ली, क्योंकि अंटार्कटिका तो नज़र नहीं आया, लेकिन पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर दिखे और समुद्र की कंडीशन इतनी खराब थी कि आगे बढ़ बताओ। टाइम आउट हो गया। राइट आंसर टाइम आउट, 0 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन, टाइम आउट। माओरी जनजाति। थर्ड क्वेश्चन, अंटार्कटिका में एक साल में कितनी सेंटीमीटर डायनासोर के विलुप्त होने से लेकर मानव की उत्पत्ति का पता करेंगे। ये बात करोड़ों साल पहले की है और इसमें कई रहस्यमय मोड़ भी हैं, तो कमर की पेटी बांधकर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय से करोड़ों साल पीछे जाकर इस घटना को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जीव जो कई विशाल आकार और प्रकारों में पाए जाते थे और ये लाखों सालों तक धरती के हर कोने पर घूमते रहते थे। इनमें कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ उड़ने वाले थे और कुछ पानी में रहने वाले। डायनासोर अपने आकार और प्रजाति के अनुसार अपना भोजन करते थे। मांसाहारी डायनासोर अपने से छोटे जानवरों को खाते थे और यहाँ तक कि मछलियों का शिकार भी करते थे, और शाकाहारी डायनासोर पेड़ों के पत्ते, फल और घास खाते थे और ये किसी दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये काफी शांत स्वभाव के रहते थे। डायनासोर घने जंगलों, खुले मैदानों और यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी रहा करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर झुंड में रहना पसंद करते थे और जब ये झुंड में धरती पर एक साथ चलते थे तो तूफान आ जाया करता था। वहीं कुछ डायनासोर अकेले रहकर ही शिकार करते थे। डायनासोर अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते थे और कुछ प्रजातियां अपने बच्चों की देखभाल भी करती थी ताकि बड़े डायनासोर ही उनके बच्चों को ना खा जाए, और इस वजह से इनकी
की आपस में ही लड़ाई हुआ करती थी और इसी तरह ये अपना जीवन लाखों करोड़ों सालों से जीते आ रहे थे और इन कई सालों के बीच इनकी बहुत सी प्रजातियां खत्म हुई और बहुत सी नई प्रजातियों ने जन्म लिया और इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। और फिर आता है वो एक ऐसा दिन जो पृथ्वी पर सबसे भयानक प्रलय का रूप ले लेता है, जो पृथ्वी पर हुई अब तक की सबसे भयानक प्रलय में से एक था। एक विशाल टाइम आउट, 0 मार्क्स। वीडियो के आधार पर आपको दूसरा क्वेश्चन, डायनासोर अपना भोजन किस अनुसार करते थे? आपका टाइम शुरू। रॉन्ग आंसर। आकार और प्रजाति के अनुसार। वीडियो के आधार पर आपको थर्ड क्वेश्चन, डायनासोर घने जंगलों, खुले मैदानों के अलावा और कहां निवास करते थे? राइट आंसर, रेगिस्तान में। टीम बी 10 मार्क्स। टीम सी के लिए वीडियो शुरू। कैसे हुआ? आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पेंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक आल्फ्रेड वेगनर थे और उनका यह भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। आल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के 2 भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, भूगोल में जब 2 प्लेट्स, आपका वीडियो समाप्त। नो, 1980 वीडियो में दिया गया था, फोटो के नीचे पर। भारत पूर्व में किस महाद्वीप का हिस्सा था? कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। रॉन्ग आंसर। थर्ड क्वेश्चन, पेंजिया में से अलग हुई उत्तरी महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, लॉरेशिया। लार्सिया नहीं, सही आंसर लॉरेशिया। पोखरी ब्लॉक। ओके, 10 मार्क्स। टीम ई विकासखंड कंपेयर। विशाल पहाड़ कैसे पैदा हुए? एक रहस्य बना हुआ है।
और लगातार वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कई रिसर्च की, लेकिन हाल ही में एक नया वैज्ञानिक शोध इस पर किया गया है, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि समुद्र में करीबन 2 अरब साल पहले एक जोरदार विस्फोट से पहाड़ों के निर्माण में मदद मिली। इसमें हिमालय भी शामिल है, जिसकी चोटी एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची है। रिसर्च में कहा गया है कि विस्फोट के बाद बड़ी मात्रा में प्लवक चिकना करने वाली वस्तु में बदल गया। इससे चट्टानें एक दूसरे से चिपकती चली गई। स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ अबेरडीन के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि करीबन 2.3 अरब साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे कि समुद्र पोषक तत्वों से भर गया। इसमें प्लवक का जन्म हुआ। एक बार जब प्लवक की मौत हो गई तो वो समुद्र की तलहटी में गिर गए और ग्रेफाइट का निर्माण हुआ। इस ग्रेफाइट ने पत्थरों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद करोड़ों सालों में विशालकाय पत्थर की पाटियां एक दूसरे के ऊपर सामान्य तौर पर श्रृंखला 2 अरब साल पहले बनना शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि इस काल के भूगर्भीय साक्ष्य इसके सबूत देते हैं, जिससे पत्थर के विशाल पाटियां बने और वे आकाश की ओर बढ़े। शोधकर्ताओं ने कहा कि प्लवक ने प्राकृतिक ढांचे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ग्रेट ऑक्सीकरण की घटना वो समय काल है जब पृथ्वी के वातावरण और उथले समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। ये घटना 2.3 अरब साल पहले हुई थी। बताने की रिसर्च नेचर जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से हिमालय के विशाल पहाड़ बने हैं। इसके ऊपर पहले तो ये कहा जाता था कि टेक्सास वीडियो के अनुसार ग्रेफाइट का निर्माण किस पदार्थ से हुआ? प्लवक, राइट आंसर। वीडियो क्लिप पर आधारित थर्ड क्वेश्चन, किस रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ कि 2.3 बिलियन वर्ष पहले समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई? उस रिसर्च जर्नल का नाम क्या था? नेचर जर्नल, राइट आंसर, वेरी गुड। बिल्कुल कंपेयर की टीम वीडियो राउंड में पूरे जवाब। टीम ई विकासखंड दसोली की टीम के लिए वीडियो शुरू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये तकनीक कैसे काम करती है? इतिहास और विकास में आज हम बात करेंगे इंसानी दिमाग की ऐसी अनोखी खोज के बारे में जिसने भविष्य की दुनिया की ओर इशारा किया है। इस तकनीक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज हम आपको बताएंगे कि ये तकनीक कैसे शुरू हुई और इसका भविष्य क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मशीनों के अंदर सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया को सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने बताया था। इसी वजह से उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। 1956 में वो डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में शामिल हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस कहानी की तरह जॉन मैकार्थी ने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है। इसके माध्यम से रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह की मशीनें मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर काम करती हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तरह की होती है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, प्योरली रिएक्टिव, दूसरा लिमिटेड मेमोरी, तीसरा ब्रेन थ्योरी और चौथा सेल्फ कॉन्शियस है। एआई किस विज्ञान की शाखा है? कंप्यूटर साइंस, राइट आंसर। टीम ई के लिए सेकंड क्वेश्चन, 1956 में जॉन मैकार्थी किस कॉलेज असेंबली में शामिल हुए? लॉर्ड माउंट कॉलेज, राइट आंसर।
डार्टमाउथ कॉलेज, लॉर्ड बाउंड्री है उसका नाम। के अनुसार हिमालय के विश्लेषण जरूरी है, बल्कि जिसके लिए सबको तैयार रहना होगा। हिंदुकुश के हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का पिघलना क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो हिमालय के ग्लेशियरों की 80% बर्फ अगले 75 सालों में पिघल जाएगी। एक रिसर्च में कहा गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने से एशिया में करोड़ों लोग प्रभावित होंगे, जिससे बाढ़, एवलांच, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाएंगी, जमीनी इलाकों में पानी भर जाएगा। देखिए किस तरह से पिछले कुछ सालों में हिमालय के ग्लेशियरों की बर्फ पिघली है। नेपाल के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार अगर मीठे पानी का इतना बड़ा स्रोत पिघल गया तो इससे पूरी दुनिया बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। रिसर्च के अनुसार फिलहाल ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि वो वापस पहले जैसी हालत में आ नहीं सकते हैं। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र 2176 मील लंबा जो अफगानिस्तान से शुरू होकर म्यांमार तक जाता है। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बर्फ का केंद्र है और इससे 12 नदियों को पानी मिलता है जो एशिया के 16 देशों से होकर गुजरती है। सोचिए बर्फ पिघलने से पानी का स्तर किस हद तक बढ़ेगा और लोगों को बाढ़ की भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में बाढ़ और एवलांच की तादाद पिछले 10 सालों में अचानक से ही बढ़ गई, जिसकी वजह वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को बताते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें रेजिलियंस हर इंडिविजुअल को। टीम एब रेडी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। टीम एब, वीडियो के अनुसार अगले 75 सालों में हिमालय की कितनी प्रतिशत बर्फ पिघल जाएगी? 80%, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे भारत के अलावा किस दूसरे देश का झंडा लगा हुआ है? रॉन्ग आंसर, अमेरिका। क्वेश्चन थर्ड, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बर्फ का केंद्र कहां स्थित है? हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र। इसी के साथ तीसरा राउंड समाप्त। तीसरे राउंड के बाद पोखरी 60, दसोल 130, देवाल 70, नंदानगर 110। अब आने वाले 2 राउंड निर्णायक राउंड होंगे, जो रैपिड फायर राउंड और वजर राउंड होगा। रैपिड फायर राउंड के लिए मैं आप श्री बुटोला सर को आमंत्रित करता हूं कि वे रैपिड फायर राउंड चलाएंगे। उच्च स्तरीय प्रश्न आपके थे और आपने एंजॉय किया, इन प्रश्नों को एंजॉय किया आपने, अच्छा लगा आप सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो चक्र है उसमें रैपिड फायर वो लेके आ रहे हैं भाई बुटोला जी। ध्यान रखेंगे कि 1 मिनट के अंतर्गत आपसे 10 प्रश्न होंगे प्रत्येक टीम से और आपको सिर्फ एक सुझाव मैं यहाँ से देना चाहूँगा कि आप किसी एक प्रश्न पे बहुत ज़्यादा समय अपना न लें और अगर आपको सही उत्तर आ रहा है तो फटाफट उत्तर दें और नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को पास करते हुए आगे बढ़ें। तो अगले राउंड के लिए मंच दे रहा हूँ श्री बुटोला जी को। आपने पास नहीं बोला तो फिर आपका टाइम सब टाइम निकल जाएगा। टाइम के बाद मुझे आप मैं राइट बोलूँगा
सबसे पहले टीम ए के तीनों लड़के खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। बिल्कुल तैयार हैं आप? समय 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो माइक आपके पास है, जल्दी से सोच करके बताएं। मेरे पास बहुत आसान से प्रश्न है, तो आपका समय शुरू। पहला क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक। हर्ट्ज है, सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या ज्यादा करने वाला उपकरण। पास। ओके। तीसरा क्वेश्चन है एक्स रे के खोजकर्ता। विलियम कार्ल रॉन्टजेन। सही आंसर है, वेल। चौथा क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। PaCl2। वेल डन, वेरी गुड। पांचवा क्वेश्चन है सबसे भारी धातु। ऑस्मियम। वेरी गुड, वेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ओके। क्वेश्चन नंबर, चेचक रोग के रोगाणु किसकी वजह से चेचक होता है? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एपिनेफ्रॉन हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम? एपिनेफ्रॉन। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ओके। आपका समय से पहले इन्होंने आंसर दे दिया, वेरी वेल डन। नंदानगर। ओके, नंदानगर के तीनों बच्चे खड़े हो जाएं। आपने ट्रिक देख लिया, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आप पास कर देंगे। मुझे भी बहुत जल्दी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपका 1 मिनट का मैं भी ध्यान रख रहा हूँ। आपको अपना रखना है, जो क्वेश्चन आएगा उसको पास बोल देना, ठीक है? और बहुत आसान से प्रश्न में लाया हूँ, एक जैसे हैं सब बच्चों के लिए। ओके। मुझे एक और निर्देश हुआ है कि वेरी गुड ना बोले, बिल्कुल राइट और रॉन्ग बोल दे। ठीक हो गया? ओके। बैठ जाए सब लोग। सर आप तैयार हैं? ओके, सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से तैयार, आपका टाइम शुरू होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। राइट। वस्तु के ताप को स्थिर रखने वाला उपकरण। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम। ओके। 5वां, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु। ओके। क्वेश्चन नंबर 6वां, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड, CHO, राइट। क्वेश्चन नंबर 7वां है विटामिन ई का रासायनिक नाम? ओके। क्वेश्चन नंबर 8वां है मलेरिया रोग के रोगाणु जिनकी वजह से मलेरिया होता है? विषाणु। नो, रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 9वां है T3 हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि, सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10वां है सर्वाधिक चमकीला ग्रह? वीनस। वीनस माने शुक्र, सही आंसर, वेरी गुड। ओके। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, पोखरी वाली बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं और स्मार्ट भी लग रहे हैं, एक जैसी ड्रेस में तीनों, शाबाश, वेल डन। एक बार अपने लिए ताली बजा दो। ओके, तैयार हैं आप? बैठ जाओ जल्दी जल्दी। आपने देख लिया 1 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन कवर होने, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। सर आप तैयार हैं? निर्णायक महोदय, आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहला, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? प्रतिरोध। ओके। टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है? टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं? न्यूट्रॉन की खोज? चार्विक, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है संसार का कठोरतम पदार्थ है? हार्डेस्ट? हीरा। हीरा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है? ओके। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एड्स का रोगाणु है जिसकी वजह से एड्स होता है? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, मेलाटोनिन हार्मोन को
स्रावित करने वाली ग्रंथि है मेलाटोनिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। रॉन्ग आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11वां है बहुत FRI का मुख्यालय है, FRI देहरादून। राइट आंसर, वेल डन, वेरी वेल डन। कर्णप्रयाग ब्लॉक की टीम बहुत ही बेहतरीन खेली और हमारी बालिकाएं हैं आजकल तो हर क्षेत्र में अपनी बेटियां ही सबसे आगे, तो वेल डन बेटियों के लिए। एक बार सारे लोग, पूरी की पूरी बेटियां हैं, इनके लिए ताली। आप तैयार हैं बेटा? राइट आंसर। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है ओके। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियम की खोज करता है मैडम क्यूरी। राइट आंसर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है कास्टिक सोडा। रॉन्ग आंसर। अब नहीं माना जाएगा, एक बार आपने गलत बोल दिया, NaOH है। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रकृति में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है राइट आंसर। ईथर का क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, टूसिप। ओके। और आपके पास लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद साल होगी। 12वीं के कितने बच्चे हैं इसमें? 12वीं के बच्चे हैं। अच्छा, लगभग अंतिम कार्यक्रम था, इसके बाद से जो 12वीं में है वो अपनी पढ़ाई पर बिजी हो जाए। प्री बोर्ड भी है शायद कल से। तो सर आप पहुँचे हैं, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ न करते हुए सीधे सीधे मुख्य कार्यक्रम पे आ रहा हूँ। हमारे बीच में आज की जो आयोजना थी उसके पीछे हमारी अपनी आयोजक समिति तो थी ही, लेकिन वो मार्गदर्शक गुरुजन, वो विदुषी शिक्षिका बहनें जिनके बच्चे जनपद स्तर तक पहुँचे, तो मैं सर्वप्रथम आग्रह करना चाहूँगा, मैं यहाँ से नाम कॉल कर रहा हूँ और मेरा आग्रह होगा मंचा सिंह विद्यालय, मेजबान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कर्मवीर सर से कि आप अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र मार्गदर्शक अध्यापक को देने की कृपा करेंगे। आप आए सलोनी माथुरिया, ईशांत राणा, युवराज राणा के रूप में और आज की सभा का ये समापन के लिए भी मेरे परम आदरणीय इस विद्यालय के संरक्षक प्रधानाचार्य आदरणीय कर्मवीर सर को कि आप आए और हम सबको आशीर्वाद रूप में दो शब्द। आयोजन प्रतियोगिता में सभी प्रतिभाग करने वाले विकासखंड के सभी छात्र हैं और विभिन्न विद्यालयों से और विकासखंडों को प्रस्तुत करने वाले आयोजक मंडल के सभी शिक्षक सदस्य, आप सभी लोगों ने अच्छा अपना परिणाम दिया है। जिस भी तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो भी और बाकी बच्चे भी प्रतिभाग करने वाले सराहना के पात्र हैं। आज ही स्टेट में भी प्रतियोगिता चल रही थी, तो वहाँ से थोड़ा सा अच्छा समाचार नहीं है इस प्रतियोगिता का। जनपद चमोली को दूसरा स्थान मिला हुआ है और इस विद्यालय के द्वारा ही प्रतिभाग किया जा रहा था। जो डिफरेंसेस थे मात्र 3 नंबर के डिफरेंस पर थर्ड राउंड तक जनपद चमोली 36 नंबर से आगे था। 5वां राउंड खत्म होने पर 7 नंबर से जनपद चमोली आगे था और बजर राउंड की कंडीशंस में यह हुआ कि 3 क्वेश्चन थे जिसमें से पौड़ी जो है 2 क्वेश्चन का उत्तर दिया, चमोली ने 1 क्वेश्चन का उत्तर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनपद चमोली 3 अंकों से पीछे रहा। ये हार थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंसेस की होती तो ठीक रहता, क्योंकि बहुत कम नंबर की हार है तो थोड़ा मामला असहज सा हो गया। तो इतना अंतर नहीं रहना चाहिए। सामान्य रूप से सभी को बच्चों की सोचना है कि अगर आप स्टेट में प्रतिभाग करने वाली लीड पहले से बनी हुई है तो वो लीड इतनी ज़्यादा बरकरार रखनी है कि लास्ट में अगर थोड़ा बहुत अंतर आ भी जाए तभी आप पीछे की स्थिति में न रहें। अगर वही अंतर जो लीड बना के चलना है कि अगर कहीं आप गड़बड़ भी होते हैं तब भी आप पीछे रहने की स्थिति में न हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मुझे परिणाम का तो पता नहीं कितने डिफरेंसेस पर, लेकिन ये अंतर स्टेट में भी बना रहना चाहिए। ये जो कंडीशंस है जब आप स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इतना ही अंतर रहना चाहिए वहाँ पर। खैर फिर भी अगर सेकंड स्थिति आई हुई है जनपद
बार संभावना ये थी कि पहले स्थान पर रहना था, पिछली बार भी सेकंड की स्थिति रही, उसके पहले जयपुर जमुई को थर्ड स्थान मिला हुआ था। तो ये थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा नहीं लगा। ज़्यादा नंबर होते तो कोई बात नहीं थी, 3 नंबर बहुत कम का अंतर हो गया है। खैर जो भी है, बच्चे ने प्रयास बढ़िया किया। फर्स्ट राउंड में ही 5वें तक लगातार उन्होंने लीड बना के रखी। लास्ट में थोड़ी सी एक क्वेश्चन की गड़बड़ी की वजह से ऐसी स्थिति क्रिएट हुई। फिलहाल आप सभी लोगों को आगे के भी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए और जो भी प्रतियोगिताओं में आप पार्टिसिपेट करेंगे, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि आपको दूर जाना है, इसलिए ज़्यादा समय देना अच्छा नहीं है। तो आप जहाँ भी रहें अच्छा काम करें और अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन लीड को हमेशा आप बना के ही चलिए। मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि अगले राउंड में हम कुछ कवर कर लेंगे, या लाइफ का भी यही रिजल्ट है। आप हमेशा भाई समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आप दूसरी बार समय दे सके, ध्यान रखिएगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सभी बच्चे। तो दूसरी बार टाइम नहीं मिलता किसी भी विशेष को। तो क्योंकि आयोजक मंडल ने बढ़िया काम किया है और काफ़ी समय से ये प्रतियोगिताएँ संपन्न करा ली हैं, देर से शुरू होकर के भी और टाइमली संपन्न कराया है। निश्चित रूप से आप सभी लोग प्रतियोगिता को संपन्न कराने वाले सारे आयोजक भी और सभी सारे बच्चे भी सभी बधाई की पात्र हैं। युवा पुनः सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबको धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करूंगा प्रदीप ऋषि को, जो कि समग्र शिक्षा की तरफ से इस संपूर्ण कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो प्रदीप जी को मैं आमंत्रित करूँ। निर्णायक मंडल, आज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई और सभी विकासखंडों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। केवल एक विकासखंड थराली के द्वारा प्रतिभाग इसमें था, लेकिन उसमें 2 अलग अलग विद्यालय थे, इसलिए वो स्क्रीन राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो गए। और जो है आप सभी जितने भी यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राएँ हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जिस टीम ने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो आगामी जनवरी माह में जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। तो एक बार पुनः मैं आयोजक मंडल का और अपने सभी समग्र की टीम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वो सुबह से ही आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर थे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जो है समय से अपने अपने विकास खंडों में पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।